हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश अराइवल इन इंडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे एक कंपनी जो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आई थी, कैसे उस कंपनी ने इंडिया को अराउंड 200 इयर्स के लिए रूल करा। इसमें हम कवर करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और बाकी अदर इम्पोर्टेंट बैटल्स जो ब्रिटिशर्स ने फाइट करी थी इंडिया पे रूल करने के लिए। शुरू करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टैब्लिशमेंट से। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्चेंट्स के ग्रुप की तरह इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद 1600 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने इस कंपनी को एक चार्टर दिया और 15 इयर्स के लिए ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड करने का परमिट दिया। इसके बाद इस कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा उस टाइम पे इंडिया के रूलर जो कि थे जहांगीर, उनके पास परमिशन लेने के लिए। बट जहांगीर ने उस टाइम पे पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस की वजह से ब्रिटिशर्स को अपनी फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन नहीं दी। जिसके बाद ईयर 1611 में ब्रिटिशर्स ने मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के कोस्टल सिटी मसूलीपट्टनम में अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करा। ट्रेडिंग पोस्ट एक छोटी सी स्टैब्लिशमेंट होती थी जो इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम को फैसिलिटेट करती थी। इसके बाद 1612 में ब्रिटिश ने पोर्चुगीज के साथ वॉर करी बैटल ऑफ सोली में, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए। और इसके बाद मुगल एम्परर जहांगीर ने उनसे इम्प्रेस होकर उनको फैक्ट्री बनाने का परमिट दे दिया और ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश करी ईयर 1613 में। ये ईयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस ईयर में ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश करी थी। फाइनली 1615 में कंपनी को रॉयल फरमान मिल जाता है जहांगीर की तरफ से, जिसका मतलब कि अब ये लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, यानी बिना टैक्स दिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर सकते थे। ये बेसिक्स हमको पता होने इसलिए जरूरी है जिससे कि आगे जब हम अलग अलग एक्ट्स पढ़ेंगे जो ब्रिटेन से आए इंडिया में और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग स्टेप्स देखेंगे तो वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। मूविंग अहेड हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो और भी यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर ट्रेड पहले से कर रही थी, जैसे कि पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था कि कैसे बाकी कंपनी से अपने आप को और पार करना है, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े और बहुत सारे ट्रीटीज करे, जैसा कि हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे। East India Company's early presence in India was with a small trading factories set up along the coast, जैसे कि सूरत, मसूलीपट्टनम और मद्रास। यानी हम देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने कोस्टल एरिया के पास से शुरू करा अपना ट्रेड और इनकी जितनी इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट थी वो कोस्ट लाइन के पास ही होती थी। जैसे 1639 में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्ड करा था मद्रास में। मद्रास, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक कोस्टल सिटी है। उस टाइम पे चेन्नई के आसपास के एरिया को मद्रास बोला जाता था। इन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, जो उस टाइम पे इनकी सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट होती थी। 1662 में पोर्चुगीज को वॉर में हराने के बाद पीस सेटलमेंट साइन करते टाइम पोर्चुगीज ने बॉम्बे आइलैंड ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने सूरत से हटाकर अपनी हेडक्वार्टर को बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया। आगे जाके ये हेडक्वार्टर बॉम्बे से कलकत्ता शिफ्ट हो जाएगा। The British decisively defeated the Portuguese in naval battles and outmaneuvered Dutch in trade. तो अब हम देख रहे हैं कि पोर्चुगीज और डच को इन्होंने वॉर्स में हराने के बाद नॉमिनल पावर बना दिया था। अब इनके मेन एनिमीज थे फ्रेंच, जिनको इन्होंने कर्नाटिक वॉर्स में हराया। कर्नाटिक उस टाइम पे इंडिया के साउथ इंडियन रीजन को कहते थे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये सारी वॉर्स याद रखनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए कि कौन सी वॉर कौन से ईयर में हुई थी और कौन सी वाली वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। जैसे कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। फ्रेंच कमांडर का नाम था जनरल ड्यूप्लेक्स, जो कई बार पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में। और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ एक्सला शपल। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, इसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन। और थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद तो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को काफी बुरी तरीके से हरा दिया था और फ्रेंच एक नॉमिनल पावर रह गई थी। ब्रिटिशर्स ने
वर्चुअली सारी ट्रेड की मोनोपोली हासिल कर ली थी इंडिया में। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे कि एग्जाम से पहले आप इसको एक बार थॉरोली देख सकें। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी कैसे ट्रेडिंग कंपनी से रूलिंग क्लास में बदली, जिसके लिए हमको ये 1707 ईयर याद रखना है। इस ईयर में औरंगजेब की डेथ हुई थी और इस ईयर के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स थे वो एम्पायर को कंसोलिडेट करके नहीं रख पाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है हमारी हिस्ट्री में, बैटल ऑफ प्लासी 1757। इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये खाली एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह नहीं रह गई थी। इसने बंगाल में रूल करना स्टार्ट कर दिया था। कॉज conflict between Nawab Sirajuddaulah of Bengal and East India Company over trade privileges। जैसा हमने देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल फरमान मिला हुआ था, जिसका वो लोग बहुत मिसयूज करते थे। तो नवाब सिराजुद्दौला इस बात से काफी नाराज हुए और उन्होंने कंपनी को बोला कि आप इस तरीके से मिसयूज मत करिए फरमान का। बट जब कंपनी ने नहीं माना, तो नवाब ने अपनी आर्मी भेज के कंपनी के फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया। हमने जैसा पढ़ा था, मद्रास में कंपनी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्टैब्लिश करा था और बंगाल में कंपनी ने फोर्ट विलियम स्टैब्लिश करा था। ये दो काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट है, इनका नाम हमको पता होना चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद रॉबर्ट क्लाइव अपनी पूरी ब्रिटिश फोर्सेस लेके बंगाल पहुंचते हैं। इनके बीच में वॉर होती है, जहां पे रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला के मिलिट्री जनरल थे, इनके साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जिसमें यह था कि अगर मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं तो आगे जाकर इनको किंग बना दिया जाएगा। और फिर वही हुआ। मीर जाफर ने बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला का साथ देने की जगह कंपनी का साथ दिया और अपनी ट्रूप्स को पीछे रोक लिया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। आउटकम में हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स के पास बंगाल के सारी वेल्थ और रिसोर्सेज का कंट्रोल आ जाता है। मीर जाफर वॉज इंस्टॉल्ड एज अ पपेट नवाब। इसका मतलब कि मीर जाफर के पास खाली वर्चुअल कंट्रोल था बंगाल का, रियल कंट्रोल कंपनी के हाथ में था। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर वॉज रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल कोई और थे, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद एक छोटी सी आफ्टरमैथ हम देख लेते हैं कि मीर जाफर के जो सन इन लॉ थे मीर कासिम, थोड़े टाइम के लिए उनको भी नवाब बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद कंपनी को पता लग जाता है कि मीर कासिम जो है उनके कहने पे नहीं चलेंगे। उसके बाद मीर कासिम को अवध भेज दिया जाता है और वापस से मीर जाफर को किंग बना दिया जाता है। ये जानना हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अब आने वाली जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, इसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे काम आएगी। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने अपना एम्पायर, जो इन्होंने बंगाल में एक छोटे से एरिया से शुरू करा था, उसको कैसे एक्सपैंड करा। बैटल ऑफ बक्सर 1764। कॉज combined resistance by Mir Qasim, former Nawab of Bengal, Shujauddaulah, Nawab of Awadh, and Mughal Emperor Shah Alam II against British dominance। हमने देखा था कि कैसे मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध भेज दिया था। मीर कासिम ने अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ मिलके एक कंबाइंड फोर्स बनाई ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। Unluckily, British forces led by Hector Munro defeated the Allied armies। तीन अलाइड आर्मीज मिलके भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को नहीं हरा पाए, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का कंप्लीट कंट्रोल आ गया। आउटकम, ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उस टाइम पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है उसको कंबाइन करके बंगाल प्रेसिडेंसी बनती थी, जिसका कंट्रोल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
Treaty of Allahabad granted British the Diwani rights for Bengal, marking the beginning of British political control in India. Led to the system of dual government in Bengal, where British collected the revenue and Mughal controlled civil administration और निजामत। यहाँ हमें ये देखना है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम बन गया था, यानी कि जो नवाब था वो अभी भी रूलर था, लेकिन उनका काम सिर्फ निजामत था। निजामत का मतलब होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोगों के लिए क्या करना है, कैसे पूरे स्टेट को चलाना है, ये सब तो देखेंगे नवाब। बट लेकिन जो दीवानी राइट्स थे, यानी रेवेन्यू कलेक्शन, जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा उस सबको सुपरवाइज ब्रिटिश करेंगे, यानी मॉनेटरी गेन ब्रिटिशर्स को होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की होगी। यहाँ हमारी बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो जाती है। आफ्टरमैथ। अब हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंडिया की क्या सिचुएशन थी। The British East India Company became the de facto ruler of large part of eastern India. जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हैं, ये पूरी बंगाल होता था, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई ब्रिटिशर्स ने बाद में। इस पूरे एरिया पे ब्रिटिश कंट्रोल हो गया था। इवन ये जो अवध का एरिया है, इस पे भी ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली कंट्रोल तो अपना नहीं करा था, बट काफी हद तक अवध को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया था। The Mughal emperor became a pensioner of the company, reducing his authority to a mere figurehead. मुगल एम्परर को इन्होंने ईयरली पेंशन देनी शुरू कर दी और अब मुगल एम्परर का सिर्फ एक सेरेमोनियल रोल रह गया था, उनका कंट्रोल अपनी टेरिटरी पे नहीं था। Awadh was forced to pay a heavy war indemnity, weakening its power and making it a buffer state for the British. Buffer state का मतलब है कि जैसा आप देख रहे हैं येलो कलर में, यहाँ पे जो मराठास हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते थे। इनसे फाइट करने के लिए बीच में अवध के एरिया को एज अ बफर जोन ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज करा। The systematic exploitation of Bengal's resources began, contributing to economic distress and famine. आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम तो कभी ना कभी सुना होगा। बंगाल उस टाइम पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होता था, यहाँ पे बहुत कल्टीवेशन होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था, इंडिगो कल्टीवेशन होता था। जैसे कि हम आगे जाकर देखेंगे, ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा, यहाँ के लोगों पे बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाया, जिससे कि बंगाल के रिसोर्सेज जो है डिप्लीट होना शुरू हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स जिनकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर और ज्यादा एक्सपैंड होता है आगे। शुरू करेंगे एंग्लो मराठा वॉर से। फ्रेंड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन वॉर्स की डिटेल में तो नहीं जाना हमें, बट इसका टाइम पीरियड और इसके आउटकम्स के बारे में हमें थोड़ा देख लेना है कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी और किस टाइम पीरियड में ये वॉर्स हुई थी। शुरू करेंगे एंग्लो मराठा वॉर से। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782। इस वॉर का कॉज था सक्सेशन डिस्प्यूट अमंग मराठास, यानी कि अगला पेशवा कौन बनेगा। इसके पीछे मराठास में आपस में काफी राइवलरी और काफी डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से ये वॉर हुई थी। मराठास में से वो लोग जो रघुनाथ राव जी की साइड थे, जिनको आगे जो चाहते थे कि रघुनाथ राव जी पेशवा बने, उन लोगों ने जाके ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी, जिसकी वजह से वॉर हुई। बट मराठा आर्मी ने ब्रिटिशर्स की आर्मी को हरा दिया, जिसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई और स्टेटस क्वो, यानी कि ब्रिटिशर्स ने और मराठास ने एक दूसरे की जिन जिन टेरिटरीज पे अपना कब्जा कर लिया था, उनको अपनी अपनी टेरिटरीज वापस दे दी गई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805, ये थी ब्रिटिश वर्सेस मराठा फैक्शंस के बीच में। फ्रेंड्स, मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शुरू करा था। पेशवा बाजीराव वन के बाद मराठा एम्पायर को 4 अलग अलग कॉन्फेडरेसीज में डिवाइड कर दिया गया था, जैसे कि स्किंदिया, होलकर, गायकवाड़। अब इन सब चारों कॉन्फेडरेसी के अपने एक चीफ होते थे और इन सब के हेड पेशवा होते थे। तो अब इन आपस में कॉन्फेडरेसीज में एक दूसरे के साथ राइवलरी चलती रहती थी, लड़ाई चलती रहती थी, जिसके चलते सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई। 1802 में एक ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की गई थी, जिसके बाद ये वॉर हुई। इसका आउटकम था ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड मेजर मराठा टेरिटरीज। क्योंकि इस वॉर में मराठास हार गए थे, तो उनको अपनी काफी सारी टेरिटरीज ब्रिटिश को देनी पड़ी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818।
ब्रिटिश वर्सेस मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा कॉन्फेडरेसी का मतलब कि ये चारों कॉन्फेडरेसीज ने आपस में मिलके ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करी थी। इसका कॉज था मराठा रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश एक्सपेंशन, क्योंकि ब्रिटिश अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे और मराठास उनके बीच में रास्ते को रोक रहे थे। इसकी वजह से ये फाइट हुई। आउटकम था ब्रिटिश एनेक्स द मराठा टेरिटरीज एंड एंड ऑफ द मराठा रूल। माइटी मराठा एम्पायर इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद एंड हो गया। आगे चलेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर। दोस्तों पहले इस मैप में हमने देखा था, ये देखिए, ये है हमारा मैसूर एम्पायर। ये ये एम्पायर बेसिकली पहले से चलता आ रहा था, लेकिन इसको प्रोमिनेंस में लेके आए थे हैदर अली। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 1769, ब्रिटिश वर्सेस हैदर अली। कॉज ब्रिटिश निजाम मराठा अलायंस अगेंस्ट हैदर, यानी ब्रिटिशर्स, मराठास और निजाम। निजाम मतलब हैदराबाद के जो चीफ होते थे, ये हैदराबाद है, हैदराबाद के जो लीडर होते थे उनको निजाम कहते थे। तो इन तीनों ने मिलकर मैसूर एम्पायर के अगेंस्ट वॉर कर दी थी। इसका आउटकम है ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, नो टेरिटोरियल गेन्स, यानी ना ही हैदर अली को और ना ही ब्रिटिशर्स को एक दूसरे के से कोई भी टेरिटोरियल गेन नहीं हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1782-1784, ब्रिटिश वर्सेस हैदर अली एंड टिप्पू सुल्तान। हैदर अली के बेटे का नाम था टिप्पू सुल्तान। इन लोगों ने आपस में मिलके साथ में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी। कॉज हैदर अली अलाइड विद द फ्रेंच। अब हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ये दोनों ही फ्रेंच के साथ इनके काफी अच्छे रिलेशंस थे, जिस वजह से ब्रिटिशर्स को काफी प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। आउटकम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कि दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया कि हम इसके बाद हम वॉर नहीं करेंगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792-1792, ब्रिटिश और उनके जितने भी एलाइज थे, यानी वही निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास एक्सेट्रा वर्सेस टिप्पू सुल्तान। इसका कॉज था टिप्पूज अटैक ऑन ट्रेवनकोर। टिप्पू सुल्तान ने ट्रेवनकोर पे अटैक कर दिया था, जो कि एक तरीके से इनडायरेक्टली ब्रिटिश टेरिटरी थी, जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। इसका आउटकम निकला ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसके बारे में एक बार हमें देख लेना है। इसका टाइम पीरियड और इस ट्रीटी का नाम हमें याद होना चाहिए। इसकी वजह से टिप्पू सुल्तान को अपनी हाफ टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799, ब्रिटिश और उनके एलाइज वर्सेस टिप्पू सुल्तान। रीजन टिप्पूज रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश डोमिनेंस। अब ब्रिटिश अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे। टिप्पू सुल्तान काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे उस टाइम पे और काफी स्ट्रॉन्ग भी थे, वो रेजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश को। इसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई। इस वॉर में टिप्पू वॉज किल्ड एंड मैसूर केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। लास्टली हम देखेंगे एंग्लो सिख वॉर्स, जो कि ग्रेट सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 to 1846, ब्रिटिश वर्सेस द सिख एम्पायर। रीजन ब्रिटिश सिख टेंशंस आफ्टर रंजीत सिंह डेथ। काफी सिंपल है कि रंजीत सिंह की डेथ के बाद ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच में काफी टेंशंस क्रिएट हो गई थी, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से ये वॉर्स हुई। इसका क्या रिजल्ट रहा? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ब्रिटिश अनेक्स जम्मू एंड कश्मीर। ब्रिटिश ने जम्मू एंड कश्मीर सिख एम्पायर से लेके एनेक्स कर लिया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849, इसमें लड़े थे ब्रिटिश वर्सेस सिख एम्पायर। रीजन सिख रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल। अब ब्रिटिश नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है जहां पे सिख एम्पायर है, ब्रिटिश इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे रशिया जो था वो काफी एक्सपैंड कर रहा था और इंडिया में कोई भी फॉरेन पावर इसी एरिया से आती थी। ये जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया होता था, ये वाला, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था, ये यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन्स रहती थी। तो इसीलिए ब्रिटिश चाहते थे कि इस एरिया पे उनका कंट्रोल हो, बट वहां पे तो सिख एम्पायर था।
इसकी वजह से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई और इससे क्या रिजल्ट निकला? एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड एंड ऑफ सिख एम्पायर। हम अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। हमने देखी कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स। हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश करा। पहले उन्होंने यूरोपियन पावर्स के साथ फाइट करी और उसके बाद उन्होंने इंडिया के इंडिजीनियस रूलर्स के साथ फाइट करके पूरे इंडियन टेरिटरी पे अपनी मोनोपोली बनाई। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एक बेस बनाने के लिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस में जब हम पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ेंगे तो हमको उसका कंटेक्स्ट अच्छे से समझ में आए। अब हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।